हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स टुडे में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग बताएंगे। कुछ बच्चे वाकई में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे कुछ लापरवाही भी कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान दें, ठीक है। तो आज हम लोग हमारी क्लास जो चल रही है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, जिसमें हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा मतलब गुरुकुल शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़ लिए हैं, ठीक है। जितना पढ़ा गया आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। आज हम बात करेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा पर। प्रारंभिक शिक्षा 3 भागों में बांटा गया है, वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम। तो आज हम जानेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा है क्या। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम कालीन शिक्षा के जो समर्थक माने जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब हैं। हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा दिए गए कोटेशन की लाइन के आधार पर इसकी पृष्ठभूमि रखी गई है। तो वो पृष्ठभूमि क्या है? दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना सर्वश्रेष्ठ दान होता है। मतलब आप दान में या गिफ्ट में, है ना, सोना चांदी बहुमूल्य चीज़ देने से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को या अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को, अगर आपके पास इतना ही धन दौलत है तो आप उनको शिक्षा दीजिए। वो सबसे बड़ा दान होगा, क्योंकि अगर उनको आप शिक्षा देते हैं तो वो शिक्षा अनेक लोगों तक पहुंचेगी। अगर आप किसी को दान सोना चांदी दे देते हैं, वो अपने तक रख लेगा, सीमित रखेगा, वो अन्य लोगों तक नहीं पहुंचा सकता है, उसका वो गलत यूज कर सकता है। तो उसकी अपेक्षा अगर किसी को ज्ञान दिया जाए, ठीक है, ज्ञान दिया जाए या शिक्षा दिया जाए, तो ये दान, धन दौलत दान देने से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ज्ञान जो होता है, जैसे हमको ज्ञान मिला, हम किसी और को दे रहे हैं, अगला किसी और को दिया, मतलब इस तरह से हम सुधरे, अगला हमारे द्वारा दी गई शिक्षित लोग सुधरे, आपके द्वारा, इस तरह से जो है समाज के सभी व्यक्तियों में सुधार हो जाएगा और शिक्षा का अच्छा से अच्छा प्रचार प्रसार होगा। ये किसकी बात कही गई थी? हजरत मोहम्मद साहब द्वारा कही गई थी, ठीक है बेटा। उन्होंने क्या क्या? दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, ठीक है। ये अपने काल में लगभग 600-800 ईसा पूर्व ईस्वी की बात बता रहे हैं, ठीक है। तब इन्होंने ऐसा कहा। ऐसे कह सकते हैं कि भारत में धीरे धीरे जैसे हमारी वैदिक कालीन शिक्षा समाप्त हुई, बौद्धकालीन शिक्षा शुरू हुई। बौद्धकालीन शिक्षा को जब हमारे देश पर हुड़ों का मतलब मुस्लिम धार्मिक लोगों का जब पैर पड़ा, तो हमारी जो शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा थी वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई और मुस्लिम कालीन शिक्षा का शुरुआत हुआ। तो उस समय भारत में इतिहास में मध्यकाल का जो प्रारंभ हुआ है, भारत के इतिहास में मध्यकाल का जो प्रारंभ हुआ है 800 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकाल का माना जाता है 800 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में ही मुस्लिम शासकों ने भारत में इस्लाम के उदय के बाद, जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो उसके उदय के बाद भारत में अधिकार जमाए, मतलब अपने पैर रखे, ठीक है, और अपने अधिकार जमाए, ठीक है। फलता हुआ क्या कि यही इसके मतलब जब मध्यकाल के प्रारंभ में भारत में मुस्लिम शासक आना शुरू हो गए, अपना अधिकार जमा लिए, पैर रख के पूरा आधिपत्य अधिकार ले लिए, तो उन्हीं शासकों की दृष्टि से देखा गया, फलतः शासन और शासकों की दृष्टि से इसे मतलब कौन से काल को 800 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, इसी काल को, है ना, दृष्टि से इस काल को मुस्लिम काल, है ना, इस काल को मुस्लिम काल या मुस्लिम कालीन शिक्षा कहा गया, ठीक है। मतलब जब अपने देश में मुस्लिम शासकों ने आधिपत्य जमाया, तब इनके अनुसार माना जाता है कि यह काल मुस्लिम काल है, ठीक है। और इस काल में जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई, उसको क्या कहा जाने लगा? मुस्लिम कालीन शिक्षा कहा जाने लगा, ठीक है। इससे हुआ क्या कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक भारत में बहुत प्रकार के राजनैतिक उथल पुथल
हुआ करते थे। ठीक है, उथल पुथल का काल बना रहा। ठीक है, जिस समय में गजनी के आक्रमणों के पश्चात, मतलब गजनी ने आक्रमण किया था, उनके आक्रमण के पश्चात 1206 में, कब बेटा, 1206 में, गजनी के आक्रमण के बाद 1206 में जयचंद और पृथ्वीराज की पराजय क्या हुई भाई, गजनी का जो आक्रमण हुआ इससे 1206 में जयचंदों की और पृथ्वीराज की पराजय, ठीक है, पराजय करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन से भारत में मुस्लिम शासन की मजबूत नींव डाली है। ठीक है, जो प्रायः 500 वर्षों तक चलती चली रही। ठीक है, इस नई शासन व्यवस्था की स्थिरता के साथ पूर्व वैदिक एवं बौद्ध शिक्षा को क्षति पहुंची और यह स्वाभाविक है कि इसी स्थान की सामाजिक और सांस्कृतिक शैक्षिक परिस्थितियां वहाँ की शासन एवं नीतियों की अनुगामी होती हैं। ठीक है, और इससे जो है इस मुस्लिम कालीन शासक ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के अनुसार इसी क्रम में वो पूर्व की स्थिति, जो धार्मिक स्थिति थी पहले की, जैसे वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन की जो धार्मिक स्थितियां थी, इन स्थितियों को ऐसी उस काल में जो स्थापित किए गए शैक्षणिक संस्थानों को इन्होंने क्या किया, इन मुस्लिमों ने तहस नहस कर दिया। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कल मैंने आपको बौद्धकालीन शिक्षा में कुछ विश्वविद्यालयों के नाम बताए थे। ठीक है, इन मुस्लिम शासकों ने इस तरह से जो शैक्षिक संस्थान खोले गए थे इस पर बहुत बुरा असर डाला, तहस नहस कर दिया और अपना आधिपत्य जमाया। ठीक है, तो ये कब हुआ, 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बाद जो समय रहा वो राजनैतिक काल का समय रहा, जिसमें अनेक मतलब मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करके अपनी धर्म का प्रचार करने के लिए हमारी जो पुरानी मतलब पूर्व की जो धार्मिक स्थितियां थी, लौकिक पाठ्यक्रम था, सबको समाप्त करके नई शिक्षा उन्होंने चालू किया। और इस शैक्षिक विकास की दृष्टि से संपूर्ण मुस्लिम काल को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जो शैक्षिक दृष्टि के आधार पर कुतुबुद्दीन ऐबक महोदय माने जाते हैं, मुस्लिम काल के ही व्यक्ति माने जाते हैं, जिन्होंने क्या किया भाई, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी मतलब आधिपत्य जमाया, इन्होंने लगभग 500 वर्षों तक भारत पर इन्होंने कब्जा किया रहा, राज्य किया रहे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी मुस्लिम कालीन शिक्षा है वो 2 भागों में बांट दी गई बेटा। पहला है सल्तनत काल में शिक्षा और दूसरा है मुगल काल में शिक्षा। मतलब शैक्षिक विकास की दृष्टि से मुस्लिम कालीन शिक्षा को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, सल्तनत काल में शिक्षा और दूसरा मुगल काल में शिक्षा। तो हम आज पढ़ेंगे, आज पहले हम समझ लेते हैं कि सल्तनत काल में शिक्षा, सल्तनत काल में शिक्षा की जो बात की गई बेटा वो कई वंशों में की गई, लेकिन आज हम गुलाम वंश को जरूर समझ लेते हैं। ठीक है, गुलाम वंश में सल्तनत काल में शिक्षा का क्या प्रभाव रहा, इस काल में शिक्षा किस तरह से रही, क्या कुछ स्कूल कॉलेज या मदरसे आदि की स्थापना की गई कि नहीं की गई, किसके शासन व्यवस्था में क्या मतलब विशेषता रही, ये इसमें जानेंगे। ठीक है, गुलाम वंश में सबसे पहला शासक मोहम्मद गजनी था। कौन था, मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर लूट की अंशा से आक्रमण किया। मतलब सर्वप्रथम भारत में आक्रमण करने वाले कौन हैं, मोहम्मद गजनी हैं। इन्होंने लूट की प्रशंसा से भारत पर आक्रमण किया और मंदिरों एवं शिक्षण संस्थानों को तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो इस गजनी की ये पृष्ठभूमि थी। इन्होंने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया, भारत को अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेकर ये अपने तरीके से नए शिक्षण संस्थान मदरसे आदि खोले। लेकिन जो पूर्व के नए शिक्षण संस्थान थे या मंदिर थे, इनकी क्या कर दिए, तहस नहस के दिए, ये मस्जिदों की स्थापना की। ठीक है, अगला उसके बाद कौन आया, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम शासक का संस्थापक कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद कौन आए भाई, मोहम्मद गौरी है, जिन्हें भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक माना जाता है। इसने भारत में मुस्लिम शिक्षा के लिए कुछ विशेष कार्य किए, किंतु जो भी ये कार्य किए बहुत अच्छा नहीं था।
ठीक है। इन्होंने मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में भारत में बहुत सारे संस्कार थे, लेकिन बहुत ठोस कार्य, बहुत अच्छे कार्य नहीं थे। ठीक है। उसके बाद कौन आया भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आप सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध नाम है। इनका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। गौरी का दास था, मतलब मोहम्मद गौरी का कौन था? ये दास था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दास था, जिसने दिल्ली की गद्दी संभाली और इसे ही गुलाम वंश का संस्थापक कहा गया। ठीक है। इसने कुछ मस्जिदें बनवाई और धार्मिक मुस्लिम शिक्षा का प्रबंध किया। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी मुस्लिम कालीन शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। जो गौरी का दास था और दिल्ली पर इनका अधिकार था, गुलाम वंश की स्थापना करने वाले इस महापुरुष ने क्या किया? अब भारत में नई शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, मस्जिदें संबंधित में धार्मिक मुस्लिम शिक्षा का प्रबंध किया। ठीक है। कौन किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। अगला है इल्तुतमिश। 1211 से 1236 ईस्वी के शासक माने जाते हैं। ऐबक का उत्तराधिकारी था। जो इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? उत्तराधिकारी था। ठीक है। जिसने दिल्ली में पहला मदरसा, उच्च शिक्षा केंद्र स्थापित किया। तो अगर पूछा जाए दिल्ली में पहला मदरसा की स्थापना कौन किया? तो इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश कौन थे? ऐबक के पुत्र थे, उत्तराधिकारी थे। राजिया बेगम। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद कौन आई? राजिया बेगम। राजिया बेगम जो है महिला शासक थी। ये 1236 से 1240 तक शासन किया। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। राजिया बेगम कौन थी भाई? इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने पूर्व के सुल्तानों के योगदानों में और कुछ विद्यालयों को जोड़ा तथा विद्वानों को आदर देती थी। ठीक है। इन्होंने क्या किया? राजिया बेगम जो पूर्व के जितने भी विद्यालय थे उनको अपने यहाँ संस्था से जोड़े रखी और उस समय के जो विद्वान लोग थे उनको आदर भी देती थी और शिक्षा से जोड़ने का कार्य करती रही। ठीक है। राजिया बेगम के बाद नसरुद्दीन महमूद आया। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 माना जाता है। यह एक विद्वान शासक था। नसरुद्दीन ऐबक जो था बहुत प्रकांड विद्वान शासक था, जिसने जलंधर में कॉलेजों की स्थापना किया। ठीक है। तो जो मतलब कौन आया भाई? नसरुद्दीन जो है एक प्रकांड विद्वान के शासक माने जाते हैं। इन्होंने जलंधर में आदि में विभिन्न जगहों पर कॉलेजों की भी स्थापना की है। ठीक है। उसके बाद गुलाम वंश में जो लास्ट में आते हैं गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 तक रहे। यह शिक्षा प्रेमी शासक था। क्या था बेटा? शिक्षा प्रेमी शासक था। इसने विद्वानों को राजाश्रय दिया। ठीक है। जो विद्वान आया करते थे अपने राज्य में आश्रय दिया, उनका मान सम्मान किया, संस्कार किया। उसके साथ जो है अच्छे मदरसे, स्कूल, मतलब कॉलेज या आदि मुस्लिम शिक्षा का प्रसार करते हुए आदि तमाम प्रकार के शिक्षण संस्थानों की इन्होंने भी स्थापना किया है। ठीक है। तो ये हमारा रहा आज के सल्तनत काल में मुस्लिम कालीन शिक्षा। ठीक है। सल्तनत काल में गुलाम वंश आज हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सल्तनत काल में और मुगल काल में शिक्षा का जो शासन व्यवस्था थी अलग अलग शासकों की, इनके शासन व्यवस्था से हमारी शिक्षा कैसी रही, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। आज तो गुलाम वंश हो गया, कल खिलजी वंश पढ़ेंगे और लोदी वंश पढ़ेंगे। ठीक है। खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद लोदी वंश आता है। पहला गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, उसके बाद लोदी वंश आया। ठीक है। उसके बाद शासन किसका आ गया? मुगलों को आ गया, मुगल वंश। ठीक है। मुगल काल में शिक्षा हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।